नमस्कार दोस्तों, आज के अखबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गाइड रोजांक। आज के अखबारों की सुर्खियों की अगर बात करें तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जो आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आज अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व जल दिवस है, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे। और यह जो 22 मार्च का दिन है वो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो है ग्राउंड वाटर यानी भूजल। अब इस मुद्दे को अलग अलग न्यूज़पेपर ने, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अन्य पेपर ने इसको कवर किया है। तो इन सब का एक कंसोलिडेशन और जो मुद्दा है बातचीत करने का, उसका आज मैं आपसे विश्लेषण करता हूं। जल, सबसे बड़ी समस्या क्या है इसको लेकर? तो जो अखबारों ने अपनी एक बात कही है वो ये है कि पूरे विश्व में लगातार भूजल का दोहन होता चला जा रहा है। यदि भारत की ही बात करें तो पहले हम शुरुआती दौर में अगर आप जाएंगे तो दक्षिण भारत में तालाबों के माध्यम से सिंचाई होती थी। हम नहरों की बात करते थे, कुओं और रहट का प्रयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और मशीन आनी शुरू हुई, हमने सबमर्सिबल पंप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबमर्सिबल पंप से मशीन की एक पावर हमें मिली और हम अंधाधुंध ग्राउंड वाटर का प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे हमारे जीवन में ऐसी तकनीक का प्रवेश होना शुरू हो गया जिसकी वजह से हम ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करना यानी हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यदि दैनिक जागरण की खबरों का हम उल्लेख करें तो इन्होंने एक आर्टिकल को सामने रखा है और वो आर्टिकल ये कहता है कि सन 2050 तक दुनिया की आधी आबादी और आधी कृषि पूरी तरह से जल के संकट का सामना करेगी। यानी हमारा एग्रीकल्चर पूरे वर्ल्ड का और आधी आबादी यानी विश्व की आधी आबादी उस समय किसी न किसी रूप में वाटर क्राइसिस का सामना कर रहे होंगे। और ये वाटर क्राइसिस इतना खतरनाक हो चुका होगा जो हमारे देश या पूरे विश्व की इकोनॉमी पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। यदि हम दैनिक जागरण के ही फ्रंट पेज की बात करें तो वहाँ पर जल पुरुष राजेंद्र सिंह का एक आर्टिकल आया और उन्होंने बताया है कि जल स्वावलंबन ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी वाटर जो एक ऑटोनॉमी है वो हमें डेवलप करनी पड़ेगी, हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि आज जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है और अफ्रीका के तमाम देश हैं वो किसी न किसी रूप में जल संकट का सामना कर रहे हैं। जल संकट का सामना इतना खतरनाक हो रहा है कि उनको अपने क्षेत्रों को छोड़कर यूरोप की तरफ जाना पड़ रहा है। और वहाँ यूरोप के देश जो हैं, वहाँ के निवासी, इनको जलवायु शरणार्थी यानी कि क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज कहते हैं। क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज जो हैं वो उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है। और जल एक ऐसी चीज होती है जिसपे आपका जीवन डिपेंडेंट है, हमारी कृषि निर्भर है, हम इसके विकल्पों की तलाश नहीं कर सकते, यानी हमारे जीवन के लिए अपरिहार्य है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहते हैं कि भारत भी आज नहीं तो कल बहुत ही बड़े ग्राउंड वाटर क्राइसिस का सामना करेगा। और अगर हमने समय रहते इसका सही प्रबंधन नहीं किया, हम सही समय पर इससे नहीं चेते, तो आने वाले समय में हमें बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। इन्होंने साथ ही अपने आर्टिकल में अटल भू योजना के बारे में भी बात की है, जो अटल भूजल योजना, जिसमें सरकार 80,000 करोड़ रुपए वो है नल के माध्यम से जल देने की परियोजना। इन्होंने कहा इस पर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए तथा जल संरक्षण के उपायों की तरफ आना चाहिए। खैर, हम आगे बात करते हैं और इसी तरह से एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने आया और दैनिक भास्कर ने आज अपने आर्टिकल में एक और मुद्दे को सामने रखा है। मुद्दा यह है कि आज से 50 साल पहले भारतीय जल को फ्री समझ के यूज़ करते थे और ये फ्री था। आप कहीं भी यात्रा कर रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो तो आप नोटिस करते थे कि बहुत आसानी से आप पानी मिल जाता था। लोगों को पानी पिलाना पुण्य का विषय माना जाता था। धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जहां आप ये देखते हैं कि आज जल का व्यापार, आज जल का बाजार बहुत बड़ा हो चुका है। जो आंकड़े दैनिक भास्कर में दिए गए हैं वो ये बताते हैं कि आज भारत में बोतल बंद जो हमारा जो बॉटल वाटर है 1.80 लाख करोड़ रुपए ये बिजनेस पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात है 2023 तक ये इंडस्ट्री यानी कि जो वाटर बॉटल इंडस्ट्री है ये लगभग 4.5 लाख करोड़ पहुंच जाएगी। बहुत बड़ी जो है वो सेगमेंट है, बहुत बड़ा सेगमेंट बनाया गया है और उसमें प्राइवेट कंपनियों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। जो लोगों की आय का एक बड़ा हिस्सा यानी पीने के पानी पे हम खर्च करते चले जा रहे हैं, जबकि अगर हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो वो कहता है कि पीने का पानी हमारे मूलभूत अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स में से एक है। यदि अगर हम बात करें तो आज हर साल 35 अरब लीटर पानी भारतीय खरीद कर पी रहे हैं और ये हर वर्ष की स्पीड में 18% तक बढ़ता चला जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर मैं कुछ इस
खबर के बियॉन्ड भी जाकर आपसे डिस्कशन करूंगा। एक्चुअली जब कोई भी राष्ट्र अपनी पुरातन चीज़ों को, अपनी परंपराओं को, अपने कल्चर को छोड़कर आगे बढ़ता है तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ पर आपसे भारत की बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ कि जब हम छोटे थे और हमारी नानी नाना जब ये सफ़र किया करते तो वो अपने साथ घर से पानी लेकर चला करते थे। और हम उस समय अगर हम बात करें तो अगर वेस्टर्न कल्चर में उनको देखेंगे तो बड़ा दकियानूसी कहा जाता था कि ये भारतीय बहुत जड़वत हैं, ये भारतीय जो हैं पानी लेकर देखो घर से चलते हैं। और आपको भी अगर अपने घर में बुजुर्गों को देखा होगा तो वो पीतल का लोटा लेकर या तांबे का लोटा लेकर जिसमें पानी को शुद्ध किया जा सकता था उसको लेकर वो चला करते थे। ये बहुत ही अजीब सा एक मानसिकता बनाई गई कि देखो ये तो पिछड़े हुए लोग हैं और बॉटल में पानी लेकर चलना, हाथ में उसको झुलाते हुए चलना, वो बड़ा एक मॉडर्न कल्चर माना गया। और मैंने अक्सर क्लास में कहा वन हु इज़ वेस्टर्न दैट इज़ अ मॉडर्न। वो जो ये मानसिकता हमारी बना दी गई कि हर वो चीज़ जो पश्चिमी है वही आधुनिक है, इसी में हम फंस गए। धीरे धीरे ये परंपराएं बदली और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने इस परंपरा को एक रूढ़िवादी मानकर, पिछड़े हुए भारतीयों की मानसिकता को मानकर इसको धीरे धीरे हमें उस पर शर्म आने लगी कि लोटा लेकर कौन चलेगा, तांबे का बर्तन लेकर कौन चलेगा। तो ये एक शर्म का विषय होने लगा और धीरे धीरे हमने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया। नतीजा हुआ कि आज हम बोतल बंद, हम कभी भी सफ़र करते हैं तो हम बोतल बंद पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, सवाल है कि वो जो प्लास्टिक की बोतल है, आज अगर हम वेस्ट की बात करें, सॉलिड वेस्ट की बात करें तो उसमें प्लास्टिक वेस्ट में जो ये बोतलें हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता चला जा रहा है। और जो समाधान हम ढूंढ भी पा रहे हैं वो इतना अल्प है, इतना छोटा है जिस पर हम कोई भी कार्य, कोई भी हम बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम भारतीय परंपराओं का अध्ययन करते हैं, जब भारतीय पद्धतियों का अध्ययन करते हैं तो हमने जिन पे शर्म किया था कि हम पत्तल में खाना खाते थे, हम कुल्हड़ में पानी पीते थे, हम जो है वो अपना बर्तन लेकर चला करते थे, हम अपने घर से बना हुआ खाना लेकर चलते थे, ये वास्तव में मानव और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ही उचित था। जब हम अपने घर का शुद्ध बना हुआ खाना लेकर चलते थे। आज कोविड जब आया, आपने देखा, मैंने नोटिस किया, जब कोविड की लहर आई तो लोग अपने घरों से बर्तन और खाना लेकर चलने लगे, वापस उन्हीं पद्धतियों का प्रयोग करने लगे जिन पद्धतियों के माध्यम से कभी हमारे बुजुर्ग ये रहा करते थे। हम ज़्यादातर पत्तलों में खाना खा लिया करते थे, हम जो है वो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते थे जो नेचर उसको वापस डिग्रेड कर सकती थी, उसका जो है अपघटित कर सकती थी। और इस तरह से हम अपने फुटप्रिंट्स, यानी कि हमारे जो फुटप्रिंट हैं वो नेचर को नहीं परेशान करते थे। लेकिन आज धीरे धीरे मानव ने वो जो पश्चिमी सभ्यता को जिस तरह से अपनाना शुरू किया है, जिस तरह से हमने ब्लाइंडली उनको फॉलो करना शुरू किया है, उससे आज हमारे ही सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। देखिए, पश्चिम गलत है या सही इसके विषय में बात नहीं कर रहा हूं। बात यह है कि हमारा देश है, हमें अपने देश की जरूरतों को समझना पड़ेगा। यूरोप के किसी भी देश की आबादी इतनी बड़ी नहीं है। यूरोप के प्रति व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास जो प्रति व्यक्ति संसाधन की उपलब्धता है, जो रिसोर्सेज है, वो भारत से कहीं ज्यादा है। भारत के पास इतने संसाधन नहीं है, भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, इसीलिए भारत को अपने संसाधनों को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, अपने संसाधनों को अपनी जरूरतों के हिसाब से यूज करना पड़ेगा। सिर्फ एक वेस्टर्न दिखने के लिए, एक पश्चिमी मानसिकता को फॉलो करने के लिए, या शायद अगर हम बात करें तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर दूसरी भी बात है कि आखिर ये कैसे हुआ। अगर आप पिछले कुछ समय से देखेंगे, मान लीजिए आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म पे देखेंगे कि जो सरकारी सुविधाएं हैं वो अप टू द मार्क नहीं रही हैं। शुद्ध पीने का पानी नहीं मिला है, जिस टंकी से पानी वहाँ आता है वो नल टूटे हुए हैं, गंदे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि वो पानी इतना गंदा होता है कि आपको 2-4 बीमारियाँ फ्री में चली जाएंगी। यही आंकड़े कहते हैं कि देश में 24% से ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं वो वाटर, यानी कि जो है वो पानी के द्वारा प्रदूषित, जो दूषित वाटर है उसके द्वारा मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे ये, अगर हम अपने लोगों को स्वच्छ जल नहीं दे पाते हैं, सरकारों को इस तरह की योजनाएं बहुत पहले बनानी चाहिए थी कि देश के हर व्यक्ति को कम से कम वाटर बॉडीज़ के माध्यम से या पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पीने का पानी मिल जाता। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा और इस फेलियर का जो फ़ायदा उठाया वो प्राइवेट कंपनीज़ ने, मार्केटिंग कंपनीज़ ने उठाया और धीरे धीरे आज भारत बोतल बंद पानी का एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। लेकिन याद रखिएगा कि भारत के पास प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और अगर भारत के लोग केवल कुछ मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं और पानी के लिए अगर अपना पैसा खर्च कर देंगे तो उनके जीवन में स्वास्थ्य, उनके जीवन में उन्नति के माध्यम ये कम होते चले जाएंगे। इसको हम लोग आउट ऑफ द पॉकेट, हम लोग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो ये बहुत ही मूलभूत अधिकार है।
और जिस पर सभी लोगों ने चर्चा दर्ज की है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत को नदियों का देश कहा जाता है। हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है, वो जो इंडस वैली में नदियों के बीच में जो है उत्पन्न हुई। आखिर उस देश में जल संकट कैसे आ रहा है? तो अगर हम जल संकट की बात करेंगे तो इसके पीछे जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बहुत बड़ा उत्तरदायी कारण है। अगर हम दैनिक भास्कर के अगर हेडलाइन को भी हम देखेंगे तो औसतन अगर हम केवल अपने व्यवहार में कुछ थोड़ा सा चेंज लेकर आए, जैसे कपड़े धोने, जैसे शेविंग करने, जैसे अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे बात करें, अपना टपकता हुआ नल रोकने, तो उस पे भी इन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि हर व्यक्ति रोज के आधार पर 45 लीटर तक पानी की बर्बादी बचा सकता है। सिर्फ पानी को निकाल लेना, दोहन कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम अपने वाटर को एक अमूल्य निधि मानते हुए, एक चेतना जागृत करते हुए उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हर एक नल जो टपकता है वो हर सेकंड एक बूंद निकालता है, और आंकड़ों के हिसाब से इससे एक दिन में, एक साल में 1 लाख लीटर पानी जो है बर्बाद हो जाता है। 1 लाख लीटर पानी सिर्फ एक नल बर्बाद कर देता है। और पूरे देश में ऐसे जाने कितने लोग हैं जो पानी को एक फ्री एसेट मानते हैं। कई सरकारें भी पानी निःशुल्क देने की बात करती हैं कि आप चाहे उसको इरेशनल यूज़ करिए, गैर संगत तरीके से यूज़ करिए, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करती हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये प्राकृतिक संसाधन है, ये इस पर हमारा मालिकाना हक नहीं हो सकता। हम प्रकृति से ले रहे हैं, और जिस दिन ये वाटर डिप्लीट हो गया, जिस दिन ये पानी खत्म हो गया, उस दिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। जल पुरुष इस बात को अपने आर्टिकल में कहते हैं कि हम भी, भारत के लोग, जलवायु शरणार्थी बन के रह जाएंगे। और अंदाजा लगाइए, जब किसी क्षेत्र में युद्ध होता है, दंगे होते हैं, यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, हजारों लोगों को, यूक्रेन वासियों को यूक्रेन छोड़कर पोलैंड जाना पड़ रहा है, इसको बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी कहा जा रहा है। लेकिन अंदाजा लगाइए, जब करोड़ों अरबों की संख्या में लोग पीने के पानी की तलाश में निकलेंगे और जब वो दूसरे देशों की तरफ पलायन करेंगे, तो वो त्रासदी का अंदाजा लगाना भी हमारे लिए अकल्पनीय है, हमारी कल्पना से परे है। उसको जलवायु शरणार्थी कहा जाएगा और वहां पर जीवन का कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो ये संकट आने से पहले हमें इस संकट का समाधान ढूंढना पड़ेगा, हमें इस संकट के विषय में सोचना पड़ेगा। संकट के समाधानों के विषय में भी बहुत ही बात की गई। जैसे भारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो यहाँ आंकड़े दिए गए, वो कहता है कि 1 वर्ग मीटर में साल में 1000 लीटर वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है। अगर हम प्रॉपरली रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, या कम से कम उन शहरों में करें जिनकी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, तो भी हम बड़ी मात्रा में पानी को बचा पाएं, क्योंकि उन जो नगर निगम के निकाय हैं उनके पास पर्याप्त पैसा है। लेकिन यहाँ इच्छा शक्ति का अभाव है, लोगों की चेतना का अभाव। हमें लगता है कि जल हमारा अधिकार और बेहिसाब पानी हमारे पास उपलब्ध है। वास्तव में इसमें मूल समस्या जो है वो सरकारों की उदासीनता, और सबसे बड़ी बात है हम लोगों की जागरूकता ना होना कि हम कितने बड़े संकट के मुहाने पर खड़े हैं। हमने एक छोटे से युद्ध में पलायन को इतनी त्रासदी के साथ देखा। अंदाजा लगाइए कि जब अरबों लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने पे मजबूर हो जाएंगे, तो वो विश्व का चेहरा कैसा होगा। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करते हैं। यहां पर दैनिक जागरण में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, और भारत में जो मुख्य फसल है वो चावल है, और चावल यानी पैडी क्रॉप की जो सबसे खास बात होती है, ये बहुत ज्यादा जल आधारित फसल है, यानी इसको बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब आंकड़े इसमें जो दिए गए हैं, भारत में जो चावल की खेती है बड़े पैमाने पर पानी की मांग करती है। अगर एमएसपी यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें भी अगर बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो इनपुट दिया जाता है वो चावल पे दिया जाता है। इसी वजह से किसान ऐसे क्षेत्रों में भी धान की खेती करने लगे हैं जहां पानी की ऑलरेडी कमी है, जो कि पर्यावरण की हितैषी नहीं है। अब एक ये सच्चाई है कि हम अपने किसानों की आय भी सुरक्षित करना चाहते हैं, उनकी आय को बढ़ाना भी चाहते हैं, ग्रामीण विकास भी करना चाहते हैं। तो चावल की खेती एक ऐसी सच्चाई है जो ये होगी। यहाँ पर न्यूज़पेपर में हरियाणा के आंकड़े दिए गए हैं। हरियाणा में जो पूरे देश का जो बासमती उत्पादन है, 60% बासमती उत्पादन मात्र हरियाणा में होता है। और ये बासमती उत्पादन जो है वो बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता इसको पड़ती है। यानी कि ये कहते हैं आंकड़े की 1 एकड़ खेत में लगभग 20 लाख लीटर पानी की खपत हो जाती है, 1 एकड़ खेत में। इस तरह से अगर बात करें तो 74 खरब लीटर पानी खर्च हो जाता है मात्र एक राज्य में चावल की खेती करने में। अब आप अंदाजा लगाइए, उसमें भी सबसे बड़ा जो योगदान है वो है ग्राउंड वाटर का, यानी भूजल का। तो पूरे विश्व में क्या स्थिति चल रही होगी। तो जहां संकट होता है वहीं समाधान भी होता है। तो समाधानों पे बात करना है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग बढ़ानी। दूसरा, यहां पर केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और वो टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन मेथड। सब सरफेस यानी उप सतह
ड्रिप इरिगेशन यानी टपकन सिंचाई पद्धति। तो ये पद्धति इन्होंने लागू की है 5 साल के अथक परिश्रम और इस पे लगातार प्रयोगों के बाद किसानों के लिए इस पद्धति को लागू किया गया है। एक्चुअली में आप जानते हैं कि ड्रिप सिंचाई आपके सिलेबस का हिस्सा है और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से बूंद बूंद टपक के हम फसलों की सिंचाई करते हैं, लेकिन चावल और गेहूं जैसी फसलों के लिए ये बहुत कारगर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, साल में या एक फसल के दौरान कम से कम 2 बार बुआई करनी पड़ती है। जब ये बुआई होती है, जब जुताई होती है, जब ट्रैक्टर डाले जाते हैं, तो बार बार उन पाइपों को खींचकर बाहर निकालना पड़ता है। इसीलिए किसान इससे बहुत इरिटेट और बहुत ही ये जो है वो श्रमसाध्य कार्य हो जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। और आज की हमारी जीवन शैली बेसिकली मोबाइल है। जब हम वाटर बॉटल की बात करते हैं तो हम एक्चुअली मोबाइल, हम फैसिलिटीज चाहते हैं, हमें नहीं जाके नल भरना है या हमें ट्रेन से उतरना है, हमें कुछ कैरी करते हुए लेके चलना, हम इजी लाइफ चाहते हैं। तो किसानों को भी ये बड़ी दिक्कत आने लगी। तो इसका समाधान निकाला गया सब सरफेस जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। इसमें जमीन के नीचे 15 सेंटीमीटर पाइप को डाल दिया जाता है, जिससे बार बार जुताई करते समय इसको निकालने की आवश्यकता नहीं रहती है और ये जो पाइप हैं वो सुरक्षित रहते हैं और ये नीचे से पानी को, जो मिट्टी को नमी देते हैं, फसलों को नमी देते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये निकल कर आता है कि यहाँ पर आपको जुताई की जरूरत भी कम हो जाती है और सिर्फ जहाँ पर एक किसान अगर 3 फसलें लेता है एक साल में, तो उसको कम से कम 12 बार अपने खेतों की जुताई करनी पड़ती है। और यहाँ पर क्या होता है कि 1 से 2 बार जुताई में वो उसकी फसलों की गुणवत्ता बनी रहती है। यानी ये किसान के लिए बहुत बचत का कार्य हो जाता है, श्रम भी उसका बहुत बचता है, लागत उसकी कम होती है और इससे पानी भी बड़ी मात्रा में बचाया जा सकता है। पर ये तो एक प्रयोगशाला में एक परीक्षण करके हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि रही है, लेकिन ये जब तक जन आंदोलन में नहीं प्रेरित होगा, ये जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा, जब तक किसान इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक सरकारें इसके लिए कोई सब्सिडी या कोई प्रेरणा नहीं देंगे, तब तक ये कार्य नहीं हो पाएगा। हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि हम अपनी सब्सिडीज़ को, अपने संसाधनों को सही कार्यों की तरफ लगाएं, जो भारत के निर्माण में, भारत के राष्ट्र निर्माण में बहुत आवश्यक है। और याद रखिएगा, पानी का इस्तेमाल कोई भी करे, लेकिन उसकी कमी का सामना सबको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो आज की न्यूज़ है, ये जो एनालिसिस है, ये आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और ये जन आंदोलन का मुद्दा है, ये जन जागरण का मुद्दा है, ये लोगों की अवेयरनेस का मुद्दा है। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, हम इस विषय पर बात करेंगे, तो कहते हैं कि जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो हम कम से कम बात तो करना शुरू करें, हम इस पे बारे में एक चेतना तो लेकर आएँ। आप जल के विषय में क्या सोचते हैं? आपने जल प्रबंधन को लेकर क्या कार्य किए हैं? पानी को बचाने के लेकर आपके क्या एक्सपीरियंस है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आपकी कोई भी सक्सेसफुल स्टोरी, आपने किसी को पानी का बर्बादी करने से रोका हो, आपने लोगों को टोका हो, आपने लोगों को जागरूक किया हो, अपनी सक्सेस स्टोरी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखकर बताएं। धन्यवाद।